Yeah, fine. Okay. If you see this Ind AS, then ये जो Ind AS है, this is one of the bigger Ind AS. 115, 116, 103, 109 ऐसे बड़े बड़े मॉड्यूल देखोगे तो रफली इट्स अराउंड 200 पेजेस का पूरा 116 है. सो ये 116 अराउंड 200 पेज का है, 115 200 पेज का है, एंड 109 तो पूरा एक मॉड्यूल है, मतलब वन वॉल्यूम इज 109. ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े Ind AS है, ध्यान से सुन लेना. तो वी आर that's why I am introducing this one in between. नहीं तो सब बड़े बड़े एक साथ नहीं करना, अभी एक कर देंगे फिर वापस will do in combinations. Now this Ind AS replaces. Now this Ind AS replaces Ind AS 17 on leases. ये 116 replace कर रहा है from 1st April 2019. From 1st April 2019. So मतलब क्या, 1st April 2019 के पहले there was something called as Ind AS 17, which was based on leases. Now this was something very similar to what you studied in Inter. Inter में था AS में, मालूम है ना क्या था? वेरी गुड, थैंक यू. AS 19, उसमें क्या था? दोनों के पास ऑप्शन था. क्या ऑप्शन था? आइदर टू रिकॉग्नाइज एज फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज. फाइनेंस लीज इफ दे सैटिस्फाई सम कंडीशंस, कंडीशन सैटिस्फाई करता है तो फाइनेंस लीज है, नहीं सैटिस्फाई करता है तो ऑपरेटिंग लीज है. दैट वाज AS 19, which is, and Ind AS 17 is similar to that. Ind AS 17 is similar to your AS 19. मतलब lessee and lessor had an option कि पहला चेक करेंगे कि ये फाइनेंस लीज है नहीं है. अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो लेसर एंड लेसी दोनों कंडीशन को चेक करेंगे और बोलेंगे कि ये फाइनेंस लीज है नहीं है. अगर नहीं है तो then they will take it as operating lease. But there were a lot of complaints कि बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं बैलेंस शीट को टैंपर करने के लिए. रहता है लीज, बट बहुत सारा कंपनीज क्या करता था, मतलब फाइनेंस लीज रहता था, बट बहुत सारा कंपनी उसको छुपा के ऑपरेटिंग लीज फॉर्म में दिखाता था. तो उससे क्या होता था, बैलेंस शीट जो है उसमें लोन नहीं दिखाई देता था. तो बैलेंस शीट में लोन नहीं दिखता था तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो बहुत स्ट्रांग दिखता था, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता था. तो लोग क्या करते थे, जो भी एसेट्स भाड़े, मतलब जो भी एसेट लोन पे लेके आने का था तो सबको लोग दे स्टार्टेड रूटिंग इट थ्रू लीज. तो मतलब बुक्स में लोन नहीं है बट एसेट का सिक्योरिटी है, क्योंकि भाड़े पे एसेट लाना रिस्की भी है. मालूम पड़ा वो इंडिगो बोलता है मेरा सब प्लेन्स भाड़े पे है, और मालूम पड़ा सब प्लेन्स भाड़े पे, तो जो लेसर है वो बोला अगला महीने से रेंट 20% बढ़ गया. इंडिगो बोलता नहीं नहीं, तो बोलता प्लेन वापस ले लेगा मैं. एंड दे नो इंडिगो इज डूइंग वेरी वेल, हैज मोर देन 70% मार्केट शेयर, and Indigo is making huge profits. तो ब्लैकमेल जैसा हो गया. तो Indigo used to make some terms such that it is, they will never do like that. So they had a control over the asset, but at the same time they ensured that that is not presented in the balance sheet, because they didn't want to show loan in the liability. तो ऐसा मैनिपुलेटिव करते थे. तो बहुत सारा कंप्लेन था गवर्नमेंट के पास कि भाई बैलेंस शीट में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ना एसेट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना लोन का लायबिलिटी का रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो दैट इज व्हाई
Ind AS 116 came in from 1st April 19, where they made it clear कि जो लेसी है he has to show all the lease as finance lease only, having two exceptions. दो एक्सेप्शन है, वो हम बाद में बात करते हैं. तो बोल रहा है दो एक्सेप्शन कंडीशन है, वो सेटिस्फाई करता है तो ऑपरेटिंग करके दिखा सकता है. अगर नहीं तो ही हैज टू कंपल्सरीली शो एज व्हाट, फाइनेंस लीज. तो ये जो था लेसी के लिए बहुत बड़ा टर्न अराउंड था 116. तो लेसी के लाइफ पूरा चेंज हो गया आफ्टर 116 कि सारे लीजेस उसको फाइनेंस लीज करके दिखाना पड़ा. फ्रॉम वेयर? 1st April 2019. अब सुन लेना जरा ध्यान से. अब ऑब्वियसली कुछ कंपनीज तो पहले से ही थे, तो कोई कंपनी के पास 2017 से एसेट था और ऑपरेटिंग लीज दिखा रहा था, लेकिन 19 में आ गया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बोल रहा अभी तो तेरे को सब फाइनेंस लीज में दिखाना है. तो इसलिए यहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांजिशन प्रोविजन. क्या आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन प्रोविजन? यू आर ऑलरेडी इन Ind AS, बट फ्रॉम ओल्ड Ind AS आप नया Ind AS में जा रहे हो. नहीं तो बाकी सब केसेस में 101 यूज होता है. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ Ind AS. ये रेयर केसेस है. हमेशा ट्रांजिशन कहां से क्या होता है? AS से Ind AS में होता है. क्यों AS से Ind AS में होता है? I was a small company, now I become big. That is why from AS I went to Ind AS. That is not transition. That is called first time adoption of Ind AS. तो उधर अप्लाई होगा 101. मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज ये Ind AS में समझना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में डिफरेंस क्या है. तो जो ऑलरेडी 2017 में Ind AS 17 अप्लाई करता था, वो 2019 से उसको 116 में आना था. तो Ind AS तो ऑलरेडी था उसके पास. तो ही कैन नॉट गो टू 101 एंड आस्क कि मैं फर्स्ट टाइम अडॉप्शन वाला है. 101 बोला तो फर्स्ट टाइम थोड़ी है यार, तो ऑलरेडी Ind AS वाला है. बोलते लेकिन मैं जुना Ind AS फॉलो करता था. बोलते ठीक है, हम तेरे लिए ट्रांजिशन प्रोविजन बना के देते हैं तो तेरा काम आसान हो जाएगा. सुना आपने? कंसेप्ट समझा क्या आपको? अभी ये ट्रांजिशन उतना अभी यूज नहीं हो रहा है. क्यों अभी यूज नहीं हो रहा है? अभी कौन ट्रांजिट करता रहेगा? अभी जो लोग भी Ind AS अप्लाई करता रहेगा वो कौन सा Ind AS अप्लाई करता रहेगा? 116. 19 थोड़ी जाएगा. फिर भी आपको पढ़ना है बिकॉज आप एकेडमिशियन है, एकेडमिक वाला है ना आप. हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 116 में ऐसा एक ट्रांजिशन प्रोविजन है. सुना क्या आपने? हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये ट्रांजिशन प्रोविजन का एप्लीकेशन नहीं आएगा बिकॉज जो भी कंपनी का था वो लोग सब 19 में खत्म कर दिया सब, और अभी तो आप 25 में है. 25 उम्र नहीं है. हाँ, 2025 बराबर. हाँ, तो पॉइंट इज दिस इज ओनली फॉर एकेडमिक. नो मोर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन प्रोविजन इन प्रैक्टिकल लाइफ. हाँ, 101 is still applicable because can there be first timer now? Yes, there are so many companies now growing from small and mid cap to large companies. So they will all be using 101 first time adoption of Ind AS. वो इसलिए फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ Ind AS 101 रखा है बिकॉज वो लोग बोलते हैं देखो Ind AS बहुत क्या बोला है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बट आप फर्स्ट टाइम एडॉप्शन करते हो तो मैं आपको कुछ कुछ कंसेशन दूंगा सो दैट आपको Ind AS में आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा. बट एक बार आप आ गए फिर आप स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉलो करोगे. कॉन्सेप्ट समझा 101 का क्या पर्पस है?
इट इज जस्ट टू मेक लाइफ इजी. जैसा आप नया स्कूल में ज्वाइन करते हैं, मालूम पड़ा यू आर स्टेइंग इन दिल्ली बट योर फादर गॉट ट्रांसफर्ड एंड he shifted to Mumbai, so he takes admission in a Mumbai school now. So you go there and you go without uniform, you go in your normal casual dress. Are you exempted or not exempted? Exempted. Why exempted? First time आ रहा है, उनको लगता है भाई यूनिफॉर्म सब खरीदने को टाइम लगेगा, सिलाने को टाइम लगेगा. But somebody who is already in the school, he cannot say partiality. मेरे घर में होता है वो तो ठीक था, अभी स्कूल में भी हो रहा है, उसको ऐसा बर्थडे ड्रेस में अलाउ करता है, मुझे नहीं करता है ऐसा, मेरे को सिर्फ बर्थडे में ऐसा क्या बोला ऐसा कैजुअल्स पहनने को मिलता है, आप मुझे यूनिफॉर्म बोल रहे हैं. दे कैन नॉट से, भाई दे कैन नॉट से, बोले भाई वो अभी ट्रांसफर हुआ है, उसका घर बार अभी सेटल हो रहा है, तो उसको हम एक टाइम देंगे. व्हाट माय पॉइंट, समझा कि ट्रांजिशन का फीलिंग समझ रहे हैं? ट्रांजिशन इज डिफरेंट एंड फर्स्ट टाइम एडॉप्शन इज डिफरेंट. ट्रांजिशन में भी कंसेशन रहता है. लाइक मालूम पड़ा स्कूल ने यूनिफॉर्म चेंज कर दिया, वही स्कूल में है बट यूनिफॉर्म चेंज कर दिया. रहता ना बहुत स्कूल का ऐसा, 5-10 साल हो गया तो चेंज करते हैं. सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला बोलता है कितना साल हो गया, सेम सेम क्या वापर रहे हैं, और बहुत लोग यूनिफॉर्म नया नहीं ले रहे हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से प्रेशर आता है, जैसे ओके ये काम करो, कलर चेंज कर दो, तो वापस सब लोग नया यूनिफॉर्म लेंगे. ऐसा है, या सिलेबस चेंज कर दो तो नया बुक लेंगे, ऐसा रहता है. एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो द पॉइंट इज वो ट्रांजिशन फेज है, उधर भी कलर ही मतलब उधर भी कैजुअल में आना अलाउड है. क्यों कैजुअल में आना अलाउड है? ट्रांजिट कर रहे हैं. तो ये पेरेंट गोज एंड से अरे स्टॉक ही नहीं है, मालूम है क्या, या बोलते वो कलर नहीं मिल रहा है, या हमारा टेलर नहीं है, टेलर बोला कल देगा. तो बोलता ठीक है भाई तुम एक हफ्ता एंजॉय कर लो, फिर हम स्टिक करेंगे. सो दैट इज फर्स्ट टाइम एंड ट्रांजिशन, टू डिफरेंट थिंग्स. आई होप यू आर लिसनिंग. दैट्स अ मीनिंग. तो कंक्लूजन, बी क्लियर, मेन डिफरेंस in 116 the lessee will account all the leases as what? Except in two cases. Except in two cases. वो क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप ऐसा दिमाग में रखो, एक्सेप्ट इन 2 केसेस. बाकी सब केस में इट इज फाइनेंस लीज. नंबर 1. नंबर 2, this was introduced in from 1st April 2019, and this is after it was after IFRS was revised. IFRS 19 was revised in some 2016-17. IFRS का रिवीजन किया वो लोग ने 2016 या 17 में. उसके बाद हमने 3 साल के बाद हमने अपना लीज रिवाइज किया. सुन रहे क्या? बिकॉज तभी 2016-17 में हम थोड़ा लेजी थे. ऐसा यूएस में नया पिक्चर रिलीज होगा, उसका 1 साल के बाद इंडिया में रिलीज होगा. अब ऐसा नहीं है ना, यूएस में एंड इंडिया में साइमल्टेनियस रिलीज करते हैं. फोन भी साइमल्टेनियस रिलीज होता है. अब इसी दुनिया में क्या अलग दुनिया में है? हाँ, आपको कुछ ऐसा कनेक्ट ही नहीं बैठ रहा है. ठीक है. सो यहां पर नाउ थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट. वी डोंट वेट फॉर 3 years टू चेंज इन इंडिया. एंड नाउ तो वी आर प्रोएक्टिव इन कमिंग आउट विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस. अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का इंडिया इज 117. इंडिया इज 117 का एक्सपोजर ड्राफ्ट भी आएगा अभी. तो यू एज अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड गो थ्रू द एक्सपोजर ड्राफ्ट. And they are also going to come out with a working draft on these bitcoins and cryptocurrencies, because they are finding cryptocurrency to be the most important financial instrument now. क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से the bitcoin has already crossed more than $1 lakh, and last 6-8 months में it has bounced a lot, because US is considering it as one of the reserves. तो गोल्ड से वो लोग बिटकॉइन को भी एक रिजर्व बना रहे हैं. एंड नॉट ओनली द यूएस, मेनी कंट्रीज आर अडॉप्टिंग बिटकॉइन एज अ रिजर्व. सो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली इंडिया हैज टू get to that, and India is also doing some transaction in bitcoins, not in India per se but in international markets. So they are coming out with a working paper. Maybe RBI will release it
in another month's time. So India is also considering Bitcoin workings. तो कहने का मतलब है कि अभी things are fast. पहले थोड़ा लेट होता था. So 2016 फिर अपन 2019 में जाके और 116 बनाए. क्लियर है इधर तक? आगे बढ़े. अच्छा, इसमें यहाँ पर ही there are many new words which were introduced since it is a very latest accounting Ind AS. So काफी सारे नए words भी हैं and उसमें सबसे पहला definition हम देखेंगे. What is lease? तो lease is a contract. बहुत सारे important words है, हर एक का meaning आपको सीखना पड़ेगा. सबसे पहला it is a contract. Conveys right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange of consideration. So there are many important words. One is contract, दूसरा conveys, तीसरा right to control the use, fourth is identified asset, fifth is period of time, sixth is exchange of consideration. तो पूरा जो डेफिनेशन है उसमें हर एक वर्ड का अपना सिग्निफिकेंस है. क्यों? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चेक करो वो लीज है कि नहीं. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. यू टू फर्स्ट चेक, इज इट अ लीज? तो बोले इट विल बी अ लीज ओनली इफ इट सैटिस्फाइज ऑल द 6 कंडीशंस. सो लीज तब बनेगा जब ये 6 का 6 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, बट आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इवैल्यूएट करते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा 6 कंडीशन पूरा हो रहा है तो आप लीज बोलोगे. लीज बोलोगे तो 116 अप्लाई करोगे, नहीं तो सीधा रेवेन्यू में जाना पड़ेगा, 115 में जाना पड़ेगा, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना पड़ेगा, 115 का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा. सो बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा. तो सबसे पहला तो देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. बोले पहला क्लियर रहो, इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल एंड इन दैट व्हाट शुड हैपन? देयर शुड बी कन्वे. कन्वे मींस ट्रांसफर, गिव. दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड गिव, द कॉन्ट्रैक्ट शुड ट्रांसफर. दैट्स द मीनिंग ऑफ कन्वे. जैसा है ना तुम्हारा बिल्डिंग का कन्वेयंस. अरे तुम बिल्डिंग घर में ही रहता रहेगा ना, सोसाइटी में रहता रहेगा तो बोलते ना कन्वेंस हुआ कि नहीं. कितना जन का बिल्डिंग का कन्वेंस हो गया? हमारा काय माहित. ये तुम इतना पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या है तुम्हारा घर वाले को? सोसाइटी का अकाउंट आता है ना, वो भी नहीं देखा है. अभी आया रहेगा ना, 31 मार्च हो गया ना 25. अभी तो नाउ यू आर क्वालिफाइड टू सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट. ऐसा लेने का और जाने का ऐसा एनुअल जनरल मीटिंग रहेगा ना सितंबर 30 के पहले. क्या अलाउ नहीं करते हैं? करेगा ना भाई. ऐसा कुछ नहीं, लेके जाने का अपना वो पावर ऑफ अटर्नी लेके जाने का. और क्या? हाँ, जस्ट टू अटेंड द मीटिंग, नॉट साइन ऑल पेपर्स. मतलब बड़ा तुम घर में जाके बोल रहा है चलो लाओ पावर ऑफ अटर्नी, घर का मुझे दे दो. बोल रहा भाई अभी तो इतना बड़ा हो गया, पावर ऑफ अटर्नी मांग रहे हैं. वो नहीं देंगे आपको, बराबर ना? हाँ, पावर ऑफ अटर्नी जस्ट टू अटेंड द मीटिंग, दैट्स ऑल. उतना ही, उससे ज्यादा कुछ पावर मांगो मत. तो कन्वेयंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेयंस? जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, वो क्या करता है? जो जमीन पे तुम्हारा बिल्डिंग खड़ी है वो जमीन को आपके बिल्डिंग के नाम पे कर रहा है. तो नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, जो जमीन है ना वो बिल्डर का रहता है और बिल्डर ने सोसाइटी को ट्रांसफर नहीं किया रहता है. हाँ, फिर आपका बिल्डिंग जब रीडेवलपमेंट में जाता है ना तो आप लोग बोलते हैं अरे रीडेवलपमेंट में जा रहा है, चलो
हमको बिल्डिंग बना के दो, तो लोग जब भी निकालते हैं तो लैंड तो आपके नाम पे है ही नहीं, अब ले मुझे एफएसआई चाहिए, बोला काय का एफएसआई, लैंड ही नहीं है तुम्हारे नाम पे। तब फिर जाके ढूंढते हैं कहां गया मेरा बिल्डर। वो तो ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी निकाला नया सेइंग डीम्ड कन्वेंस, डीम्ड मींस विदाउट द बिल्डर यू कैन गेट इट ट्रांसफर्ड, बट दैट्स अ लेंथी प्रोसेस। Anyway, that's not the purpose of 116. The point is, I'm giving you meaning so you connect with that. Conveyance is the builder conveys the land in the name of the society, saying कि now this land belongs to the society. नहीं तो नॉर्मली क्या रहता है, मुंबई में 90% of buildings are owned by the society, but the land on which it stands does not belong to the society. The builder still controls. So he can charge premium. बोला पैसा दो तो मैं कन्वे करूंगा. Yes, that's how the law is. तो इधर क्या बोल रहा है, conveys. So gives what? The right to control the asset. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन वर्ड यहां है, right to control the use. Right to control the use. What is the meaning of right to control the use? दो कंडीशन है right to control the use में. One, आपको उसका पूरा इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. All the economic benefit should come to you. Whom? लेसी. लेसी के पास आना चाहिए. समझो ये लेसी का नाम है मोनू, हाँ एग्जाम्पल रखते हैं, है ना, हाँ तो ऐसी मोनू, तो आपको थोड़ा ऐसा लाइट लगेगा, नहीं तो ऑलरेडी हैवी है, मैं नाम भी हैवी रखूंगा तो कम से कम मोनू सुन के अच्छा लगेगा आपको. तो ये जो है, ये जो मोनू लेसी है, तो क्या बोल रहा है कानून, क्या बोल रहा है कि मोनू के पास द राइट टू कंट्रोल द यूज होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग, हाउ डू यू चेक डज मोनू हैव द लेसी हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज और नॉट. तो पहला कंडीशन है कि उसको सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग समझाओ, मैं नहीं बोलने वाला हूं, मैंने अभी एक कंडीशन का सिंपल भाषा बोल दिया. व्हाट इज मीनिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए. समझो मशीनरी है, समझो एसेट मशीनरी है, चलो मैं आपका लाइफ सिंपल कर देता हूं. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ मशीन. हाँ, वो मशीन से जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो किसको जाना चाहिए, वहां. मालूम पड़ा वो आइसक्रीम का मशीन है, सॉफ्टी. इतना इनोसेंट क्या बिहेव कर रहे हैं, सॉफ्टी हो रहता है ना मैकडोनल्ड में, मैकडोनल्ड भी सुना नहीं है, हाँ तो मैकडोनल्ड में सॉफ्टी रहता है ना. तो आपने मालूम पड़ा वो मैकडी वाले ने वो मशीन लीज पे लाया है, तो मैकडोनल्ड वाले ने मशीन लीज पे लाया है, या वो मोनू ने मशीन लीज पे लाया है सॉफ्टी का, तो वो लोग बोल रहे हैं वो मशीन सॉफ्टी बनाती है, तो सॉफ्टी बना के बेच के जो भी पैसा आएगा वो मोनू को जाना चाहिए. दैट इज प्राइमरी गुड्स या प्राइमरी आउटपुट. वॉट एवर इज अ प्राइमरी आउटपुट फ्रॉम दैट मशीन शुड गो टू मोनू. तो ये सॉफ्टी आइसक्रीम है, तो ये जो सॉफ्टी आइसक्रीम बना के जो भी बेचता है मोनू, वो सब आइसक्रीम का पैसा मोनू के पास जाना चाहिए. आर वी कम्युनिकेटिंग. नंबर वन, इसको बोलते हैं प्राइमरी आउटपुट. प्राइमरी, देयर कैन बी सेकेंडरी ऑल्सो. लाइक मालूम पड़ा, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा ये सॉफ्टी बहुत न्यूट्रिशियस है, एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट बोल रहा है ये भाई सॉफ्टी बहुत न्यूट्रिशियस है, अपना बच्चे लोग को बहुत ताकतवर बनाता है, पहलवान बनाता है,
तो मैं इसमें सब्सिडी देना चाहता हूं, इसके ऊपर सब्सिडी देगा मैं 2-2 रुपया, तो 2 रुपया भी किसको जाना चाहिए? मोनू। क्यों? बिकॉज दैट सब्सिडी इज लिंक टू व्हाट? ओनरशिप ऑफ द एसेट और यूसेज ऑफ द एसेट। बोलो, कैसा मालूम पड़ा यूसेज? Which word made you say it is because of usage and not ownership? और बेटर वर्ड कैसा मालूम पड़ा? आउटपुट के बेसिस पे। मैंने बोला 2 रुपया पर सॉफ्टी। व्हाट इज मीनिंग 2 रुपया पर सॉफ्टी? तुम 10 सॉफ्टी बनाओ, गवर्नमेंट 20 रुपया देगा। तुम 1000 सॉफ्टी बनाओ, गवर्नमेंट 2000 देगा। तुम सॉफ्टी मत बनाओ, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगा चांगला मशीन है याच्यात काय सबसिडी द्यायचं है, ऐसा नहीं बोलेगा। प्रोडक्शन पे हो, यूसेज, बिकॉज सब्सिडी कैन बी यूसेज बेस्ड और ओनरशिप बेस्ड ऑल्सो। सो हमको कौन सा मिलना चाहिए? यूसेज बेस्ड, बिकॉज मोनो इज यूजर ऑफ दैट सॉफ्टी मशीन, ही इज नॉट ओनर ऑफ द सॉफ्टी मशीन, he only has the right to control the use. So प्राइमरी आउटपुट से तो कमाता ही है। क्या है प्राइमरी आउटपुट? सॉफ्टी आइसक्रीम। आर यू गेटिंग? फिर उसका सेकेंडरी रीजन, यूसेज के कारण जो भी बेनिफिट होता है, सब्सिडी आ गई, वो भी उसको मिल रहा है। प्लस अगर मालूम पड़ा मोनू ये सॉफ्टी मशीन, मालूम पड़ा मोनू का जो बिजनेस है वो सिर्फ शाम को और दोपहर को चलता है, तो मोनू ने सोनू को बोला तो एक काम कर, ये मशीन लेके जा, स्कूल के बाहर खड़ा रहे, सवेरे 10 बजे ब्रेक होता है, या ऐसा एमसीसी कॉलेज के बाहर जा, 9:30 बजे ब्रेक होता है, बहुत लोग आएंगे। तो सोनू क्या करता है? वो मशीन लेके जाता है, एमसीसी के बाहर ऐसा खड़ा रहता है, बोला 10 बजे 9:30 जो भी जितना बजे ब्रेक होता है, और कमा के लेके आता है। वो भी पैसा किसको जाना चाहिए? मोनू को। ओनर कॅनॉट से अरे माझे सॉफ्टी मशीन आहे, कुठे घेऊन गेलं। राइट टू कंट्रोल द यूज, हु विल यूज इज कंट्रोल्ड बाय मोनू लेसी। वर्ड को समझो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करने को आएगा, 116 अप्लाई होगा कि नहीं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे पहला कंडीशन है। सो इकोनॉमिक बेनिफिट में पैसे कमाना चाहिए, कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इज सबलेटिंग, सेकेंडरी इज बिकॉज ऑफ यूसेज आई एम गेटिंग सम एडिशनल बेनिफिट अदर देन द आउटपुट, एंड देन प्राइमरी इज ऑलरेडी देयर विथ मी। That is condition number 1. Condition number 2. What is condition number 2? Where, how, when, what. Where to use, when to use, how to use, who should use it, for what purpose it should be used. सब कुछ मोनू फैसला करेगा। Where to use, when to use, who will use, for what purpose it should be used, how it is to be used, सब मोनू के हाथ में। ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू कंट्रोल द यूज। 2 कंडीशन है, क्लियर रहो। सब एमसीक्यू में आएंगे, प्रॉब्लम में बोला रहेगा लीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लीज बोल दिया रहेगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं आएगा, बट एमसीक्यू में ऐसा उठा के डालेंगे, हो केस स्टडी में उठा के डालेंगे, इज इट अ लीज, तो आपको तब चेक करना पड़ेगा। क्या बोलेगा? राइट टू कंट्रोल द यूज, इज दिस कंडीशन सैटिस्फाइड, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेयर टू यूज? जैसा मैंने बोला, मेरे दुकान में है कि एमसीसी कॉलेज के बाहर है, मोनू डिसाइड करेगा। How to use? Should I do softy
वनीला, सॉफ्टी चॉकलेट, सॉफ्टी आलमंड, सॉफ्टी ड्राई फ्रूट, सॉफ्टी सॉफ्टी, सॉफ्टी ओरिजिनल, जो भी क्या बोलते हो, सॉफ्टी ओजी, सब सब मोनू बोलेगा भाई कि भाई क्या है, हाउ टू यूज, मोनू विल डिसाइड। वो मिल्क अमूल का होना चाहिए कि मिल्क लोकल वाले का होना चाहिए, काऊ का होना चाहिए, बफेलो का होना चाहिए, मोनू बोलेगा मैं डिसाइड करूंगा। What purpose to use? Should it be used only for children, only for shadi, only for party, only on the customer who are direct enter, just walk-in customers? Monu will decide. Are you getting my point? Clear or no? Hello? समझो, जो सॉफ्टी मशीन वाला है, समझे ना, सॉफ्टी मशीन वाले का नाम किर्लोस्कर है। किर्लोस्कर कंपनी है, नहीं मालूम है आपको? इज अ जीनियस, ओरिजिनल फाउंडर ऑफ किर्लोस्कर इज अ जीनियस मैन। दे स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ machines somewhere, I think 1900s and so on, the original one. So they are from a very engineering background. Aaj Kirloskar is a big firm, but the original founder was started production of machine thinking of in 1900s. So a very genius family background. Anyway, so coming back, so जो किर्लोस्कर साहब है उन्होंने कंडीशन डाला है, देखो इसमें कोई ऐसा क्या बोलते हैं, ड्रग्स नहीं डालने का, ड्रग्स वाला सॉफ्टी नहीं बनाने का। है कंडीशन डाला है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इज द राइट टू कंट्रोल द यूज डिस्टर्ब्ड और नॉट डिस्टर्ब्ड? हाँ बोलो, हाँ। सो मतलब वो लीज होगा कि फिर लीज नहीं होगा? आप बोले ना कंडीशन डिस्टर्ब हो गया तो क्लॉज डिस्टर्ब हो गया, क्लॉज डिस्टर्ब हो गया तो लीज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हाँ, किर्लोस्कर वाले ने बोला देखो मैं बहुत इंटीग्रिटी वाला इंसान हूं, मेरे को ऐसा ड्रग्स वाला बिजनेस नहीं करना है, तो आप मेरा सॉफ्टी आइसक्रीम में कोई ऐसा ड्रग वाला सॉफ्टी नहीं बेचोगे। तो is the right to control the use condition not satisfied? satisfied or not satisfied? चलेगा, ऐसा रहेगा तो भी वो राइट टू कंट्रोल इज एग्जिस्टिंग। क्यों? हाँ, तो एक्सेप्ट किया हो तो बराबर है, 116 अप्लाई होगा कि नहीं वो देखो। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल रहा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया, गवर्नमेंट बोल रहा कंडीशन पूरा होगा तो मैं 116 अप्लाई करने दूंगा, कंडीशन पूरा नहीं होगा तो मैं आपको 116 करने नहीं दूंगा। आप ये क्यों पढ़ रहे हो समझिए। गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड, गवर्नमेंट इज सेइंग इफ these conditions are satisfied then the contract will be covered under 116, if not it will be under something else. That's the meaning. So I am not saying there is a valid contract or not. Yeah, anyway, let's conclude. Putting a clause like this where it is illegal to do drugs, we all know illegal है, तो बोले इलीगल काम नहीं करने का भाई मेरा मशीन लेके, that is allowed. That is called protective rights of the lesser. Protective rights. It's my right to protect my asset. It is my right to protect my asset. मैंने मेरा जगह लीज पे दिया है, तुम बोलोगे मैं वहां पर गैम्बलिंग करूंगा, मेरे को नहीं कराना मेरे जगह पे गैम्बलिंग। समझ में आ रहा है आपको? दैट्स अ प्रोटेक्टिव राइट। आपका शिप है,
आप शिप लीज पे देते हो, आप शिप कंटेनर्स लीज पे देते हो, तो आप बोले देखो आप जो है वो पायरेट वाला रूट पे लेके नहीं जाने का, जहां पर पायरेट लोग है, टेररिस्ट लोग है, वो वाला रूट पे नहीं लेके जाने का, मेरा शिप को वहां नहीं लेके जाने का. ठीक है, फेयर इनफ. That is not harming the lease contract. It is only protective rights. He has the right to protect the asset. कोई वायलेशन नहीं है, right to control the use of the asset. Got the point? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलिए. हाँ हो सकता है ना, वो अपना एसेट को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से जो कंडीशन डाल रहा है, दैट कंडीशंस आर अलाउड. फ्रीडम दूसरे का ये कर रहा है, दैट इज नॉट अलाउड. ही सेइंग ना, देखो एक दो चीज है जो आपको नहीं करना चाहिए, बाकी जो करना है आप करिए. बराबर है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसा सपोज यू गो टू तिरुपति, ऐसा जगह है. So you go to Tirupati, which is on the top of a hill, and it takes 1 hour to travel from the bottom of the hill to the top of the hill. So वहां पर जो लोग ने भी गाड़ी दिया है लीज पे, कंडीशन है कि रात को 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप ना हिल में गाड़ी लेके जाओगे ना लेके आओगे. It's very dangerous. It's curve. ऐसा बोलते ना, it crosses through 7 hills. From it goes in a circular form. So it takes approx 1 hour to do that. Condition है भाई, 12 बज गया गाड़ी बंद, 3-4 बजे तक, बाद में आप स्टार्ट करो 4 बजे से. That doesn't violate lease. Why? It is a protective right. The dangerous है. एंड वो पूरा यूनियन है उनका, पूरा यूनियन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम गाड़ी चलाने नहीं देंगे 12 बजे से 3 बजे या 11 से 4 जो भी है. फाइन, दैट्स अ प्रोटेक्टिव राइट. सो दैट डजंट वायलेट द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द एसेट. आई होप यू गॉट विद द फर्स्ट टर्म. दूसरा क्या बोल रहा है? ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट? आइडेंटिफाइड एसेट मतलब देयर शुड बी अ स्पेसिफिक एसेट. स्पेसिफिक एसेट होना चाहिए. अगर स्पेसिफिक एसेट है तो आइडेंटिफाइड है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक होना चाहिए? लाइक मैं चला गया इधर महावीर के पास, बोलते देखो मुझे क्लास चलाना है, तो महावीर का मालूम पड़ा 5 माले का बिल्डिंग है. तो महावीर बोल रहे एक काम करो सर, ये 2nd फ्लोर आपका है, आप 2nd फ्लोर यूज कर लेना. दैट इज अ स्पेसिफिक एसेट. ही सेइंग सर 5 माले में से आप दूसरा माला ले लेना. दैट इज अ स्पेसिफिक एसेट. सो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होना चाहिए स्पेसिफिक. सब महावीर बोल रहे हैं देखो सर आप आ जाओ, लेक्चर ले लो, एवरीडे मॉर्निंग 7 to 12 जो आपको चाहिए आप ले लो, बट कौन सा फ्लोर होएगा ना वो मैं आपको नहीं बोल सकता हूं. आप आइए 6 बजे या 6:30 बजे जब भी आते हैं आप, फिर मैं बोलूंगा कि आपको आज 1st फ्लोर यूज करना है कि 3rd फ्लोर यूज करना है कि 5th फ्लोर यूज करना है. देन इट इज नॉट आइडेंटिफाइड एसेट. आइडेंटिफाइड शुड बी स्पेसिफिक. 2nd फ्लोर. सो मतलब क्या? द सप्लायर, द लेसर should not have
सब्स्टिट्यूशन राइट्स। लेसर के पास जो है सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट बोलते हैं। सब्सटैंटिव मतलब मेजर सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं, अगर है तो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। हियर महावीर इज हैविंग द राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसेट। उसको कोई अच्छा कस्टमर आ गया तो मेरा सेकंड फ्लोर उठा के दे दिया, सेकंड फ्लोर खाली है तो बोले सर आप ले लो, नहीं है फुल बुक्ड है बोले सर आप फिफ्थ फ्लोर में चले जाओ। तो अपने फायदे के लिए मेरे को घुमा रहे हो। सुन रहे हैं क्या? लिसन, गेटिंग ऑन हो? मालूम पड़ा ग्लेन को, मालूम पड़ा कि मैं सेकंड फ्लोर यूज कर रहा हूं, तो ग्लेन कह रहा है चलो मैं सर को परेशान करता हूं। तो महावीर को बोल रहा है सर कितना देता, 1000 रुपया, चल 1200 हो। तो सर को बोल सेकंड फ्लोर नहीं देगा। तो महावीर को पैसे का लालच है, तो बोले 200 एक्स्ट्रा। बोला सर आपको बोला था मैं थर्ड फ्लोर, मैं आपको बोला था कोई भी फ्लोर देगा तो मैं आपको थर्ड दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अनिकेत को मालूम पड़ा मैं थर्ड फ्लोर यूज कर रहा है, तो अनिकेत आके बोलता है मैं भी 1200 देता है, सर को थर्ड फ्लोर मत दे। ऐसा कर करके मालूम पड़ा फिफ्थ फ्लोर लग लेके चला गया लोग। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर महावीर के पास सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, मतलब इफ ही हैज द राइट टू रिप्लेस माय एसेट्स फॉर सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, then it is not an identified asset. अगर उसके पास वो राइट नहीं है of substituting the asset for economic benefit, then there is an identified asset. अरे कम्युनिकेटिंग समझ में आ रहा है क्या? अंडरस्टैंडिंग? जैसा मालूम पड़ा तुम सीए हो गया और मालूम पड़ा यू आर द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ मालूम पड़ा आदित्य बिरला ग्रुप। तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है, एबीएल जो है, वो बोलता भाई इतना बड़ा सीए है ना, आपके बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में थोड़ी बोल रहा है। आपको आपके बारे में तारीफ करेगा तो भी आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, मेरे बारे में करेगा तो ऑफकोर्स नहीं होता है। हाँ, तो आप जैसा बहुत बड़ा चार्टर्ड है, तो एबीएल ग्रुप जो आदित्य बिरला ग्रुप जो बोलता है, देखो ऊबर वाले को बोलता है देखो ये हिसाब है हमारा, जब भी फोन करेगा तभी उसको एक मर्सिडीज भेज देने का घर पे, उसको ड्रॉप करने का, फिर ऑफिस से फोन करेगा उसको घर पे ड्रॉप करना है। मर्सिडीज चाहिए, एकदम लग्जरियस व्हीकल चाहिए। उबर वाला बोले ठीक है सर हम मर्सिडीज भेज देंगे, आप उनको बोले हो जो भी आपका शेयर है शेयरनी है उसको हम ऑफिस से घर से ऑफिस पहुंचा देगा। अब उबर जो है, आप जब भी फोन करते हैं तो जो मर्क अवेलेबल है वो भेज रहे हैं। मालूम पड़ा आप जो भी फोन कर रहे हैं तो ओनली सी क्लास इज अवेलेबल, दैट इज सेंट। समटाइम यू कॉल अप, ई क्लास इज अवेलेबल, दैट इज सेंट। सुन रहे क्या? समटाइम मालूम पड़ा द स्पोर्ट्स एसयूवी वर्जन इज अवेलेबल, दैट इज सेंट। That is sent on the availability. So then the Aditya Birla Group is not having lease with Uber. You cannot say there is a lease. So you will not show Mercedes in the books of Aditya Birla. भाई आदित्य बिरला बोलेगा भाई मेरे ऊपर वाला है उसके पास तो सब्स्टिट्यूशन राइट है, कभी भी उठा के कोई भी मर्सिडीज बेच देता है, कोई भी क्लास का मर्सिडीज बेच देता है। और आप बोलते हैं ठीक है मर्सिडीज आ रहा है तब तक ठीक है, उसमें सिर्फ स्टार होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। आप आके पहले लोगो देखते हैं, चलो लोगो चांगला है, लपड़ना है। हाँ। आपको सिर्फ लोगो से मतलब है, मर्सिडीज से मतलब है।
आपको सिर्फ अपना सोसाइटी में इंप्रेशन है, बगा बगा ऐसा लिफ्ट में आते हुए भी बोले हाँ मैं ऑफिस जा रहा है, ऐसा आप ऐसा टॉप फ्लोर चिल्लाते आ गया मर्सिडीज आ गया क्या, चलो है आप अनाउंसमेंट करके उसका प्लेजर ले रहे हैं, तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया, एबीएल का पर्पस सॉल्व हो गया, उबर का पर्पस सॉल्व हो गया. So ABL will not show that Mercedes as a finance lease in its book because ABL doesn't have an identified asset. That is the meaning. Are you getting my point? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी सिंपल एग्जांपल, आपके ऑफिस में वाईफाई केबल से आता है ना, आजकल तो केबल वाला है ना, ऑप्टिकल केबल, क्या फाइबर, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो ऐसा फाइबर लाइन आता है, तो क्या बोलने का, लीज है कि नहीं है? समझे ना, एयरटेल वाला ने आपके घर में या आपके ऑफिस में फाइबर लाइन दिया है, आप आर्टिकल शिप कर रहे हैं, आप तो ऑफिस वाला है, आपके ऑफिस में ऐसा आ रहा है एयरटेल का फाइबर लाइन, तो चेक करो विल इट बी अ लीज और नॉट. आई एम वेटिंग. आप एक्सपर्ट है, और जाके देखो तुम्हारा फर्म का बैलेंस शीट में दिखता है क्या फाइबर लाइन लीज, प्रोवाइडेड योर पार्टनर गिव्स द बैलेंस शीट. या बोलिए. कंडीशन इसलिए मैंने बोर्ड पे रखा है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाइड एसेट का कंडीशन चेक करना है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाइड एसेट का कंडीशन चेक करना है, दैट्स ऑल. या लिसन फाइन, आप बहुत गहरा विचार में चला गया. हाउ मेनी से आइडेंटिफाइड एसेट है, बाकी का कंडीशन बाद में चेक करते हैं. हाउ मेनी से आइडेंटिफाइड एसेट है, कभी बोलेंगे वो आइडेंटिफाइड एसेट है अगर वो केबल एक्सक्लूसिवली आपके ऑफिस के लिए आ रहा है, एक्सक्लूसिव, वो मेन जंक्शन बॉक्स से आपके ऑफिस में एक्सक्लूसिविटी से आ रहा है, तो इट बिकम्स एन आइडेंटिफाइड एसेट. लेकिन मालूम पड़ा वो केबल आया तुम्हारा बिल्डिंग से बिल्डिंग तक, बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपके ऑफिस बिल्डिंग में मालूम पड़ा 30 ऑफिस है, सबको एक एक लाइन जा रहा है, मेन केबल आया उसमें फिर 30 में बंटवारा हो रहा है, देन इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट because it's not exclusive. Are you getting? अभी 30 फ्लैट है तो क्या किया रहेगा, 30 केबल लाइन रखा रहेगा कि ज्यादा रखा रहेगा? गुड क्वेश्चन. हाँ, अच्छा कम रखेगा. हाँ ऑब्वियस ना, एक 7-8 तो ज्यादा रखा रहेगा ना. क्यों ज्यादा रखा रहेगा? मालूम पड़ा एक हाथ खराब हो गया तो क्या करेगा, तो क्या पूरा केबल थोड़ी चेंज करेगा, तो वो निकालेगा, आपको उधर जोड़ देगा. नहीं, मैं रीजन से क्वेश्चन बोल रहा हूं. तो मालूम पड़ा वो स्मार्ट है, उसको मालूम है, एक्सपीरियंस है, तो क्या रहेगा, वो 40 वाले का लाइन लगाए रहेगा. क्यों 40 वायर का लाइन लगाए रहेगा? मालूम पड़ा कोई कस्टमर बोल रहा है सर लाइन सप्लाई बराबर नहीं है, तो क्या करेगा, आपका वायर निकाल देगा और उसके जगह पे मतलब दूसरा कनेक्शन देगा आपको, तो सब्स्टिट्यूशन आ गया. सुन लेना अभी और एक रीजन. मालूम पड़ा आप एकदम ऐसा प्रीमियम कस्टमर है,
और मालूम पड़ा यू आर द वन हु गॉट एयरटेल टू द बिल्डिंग, और मालूम पड़ा आप उधर का चेयरमैन है, भले आपका नीड 100 एमबीबीएस का है बट आपको 500 एमबीबीएस का वायर लगा के दिया है, तो चेयरमैन को खुश रखते हैं। सुन रहे क्या? आप यूज कर रहे हैं 100 बट लाइन पर 500 का है। आप चेंज हो गया, चेयरमैन नहीं है अभी आप, उसने निकाल दिया, वापस डाल दिया 100 का। आप जाके कंप्लेन करोगे? हाँ नहीं, आपका तो 100 का ही था। व्हाई इज ही डूइंग? इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा चेयरमैन को खुश करना है। अभी आप चेयरमैन नहीं है तो आपको खुश करने का फायदा क्या? तो ही हैज सब्स्टिट्यूशन राइट। इफ ही कैन चेंज देन दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड एसेट। हाँ, सिंगल केबल दे रहा और 90% से ज्यादा आप यूज करते हो तो भी इट इज आइडेंटिफाइड एसेट। बहुत बड़ा केबल लाइन है और उसमें 90% से ज्यादा आपका यूसेज है तो भी आइडेंटिफाइड एसेट है, बिकॉज यू आर डोमिनेटिंग द शो। गॉट माय पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग? और मे बी द एसेट इज डिजाइंड एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो भी हो सकता है। सुन रहे हैं आप? हाँ, अब एक क्वेश्चन है, सुन लेना केयरफुली। आप चला गया किर्लोस्कर वाले के पास, बता साहेब आणखीन एक सॉफ्टीची आइसक्रीम मशीन पाहिजे। तो किर्लोस्कर बता सर देखो 1 महीना लगेगा प्रोड्यूस करने को। सुन लेना बराबर से, बोले 1 महीना लगेगा माल बनाने को। तो बोले चलेगा, अपन एग्रीमेंट कर लेते। तो एग्रीमेंट बना दिया कि किर्लोस्कर विल सप्लाई 1 सॉफ्टी मशीन आफ्टर 1 मंथ टाइम, रफली 1 मंथ टाइम वेटिंग है, उसके बाद सप्लाई करेगा सॉफ्टी मशीन। ऐसा आपके साथ एग्रीमेंट बन गया ऑन लीज। कन्वेज राइट टू कंट्रोल इन पीरियड ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। आपको चेक करना है इज देयर एन आइडेंटिफाइड एसेट और नॉट। बोले 1 महीने का वेटिंग है साहब, 1 महीने के बाद माल मिलेगा। अब बोले बांधा नहीं, आप किर्लोस्कर है, मेरे को तुम्हारा ये सॉफ्टी मशीन अच्छा लग रहा है, वो बहुत पैसा कमाया तो तुम्हारे से लेगा। किर्लोस्कर मैं मालूम है मैं बहुत अच्छा बनाता है मशीन, बट वेटिंग है भाई, तो 1 महीने का ऐसा वेटिंग टाइम है, तो आपको मशीन 1 महीने के बाद मिलेगा। इज दैट एन आइडेंटिफाइड एसेट और नॉट? दैट इज अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए, हाउ मेनी से आइडेंटिफाइड एसेट है? ओनली 1 बॉय, 2 बॉयज, 2 गर्ल्स, इधर 2 बॉयज, 4 बॉयज, 2 मोर। हाउ मेनी से आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है? रीजन चाहिए मेरे को। Those are saying yes, I want a reason. Those are saying no, I want a reason. What made you say yes? What made you say no? ऐसे क्या फेस बना रहा है? रीजन मतलब रीजन दो आप। और इतना अच्छा खासा 10-12 लोग दोनों साइड पे थे। अरे कोई भी लैंग्वेज में चलेगा है। हाँ, वो बोल रहा है सॉफ्टी मशीन बोला था और सॉफ्टी मशीन ही दे रहा है, तो इसलिए वो आइडेंटिफाइड एसेट है। हाँ,
Those who are saying no, how do you refute this answer? If you want to refute. Anyway, the correct answer, वैसा तो महावीर ने भी बोला सेकेंड फ्लोर देगा, मतलब कोई भी फ्लोर देगा, सब फ्लोर 1000 फुट का है, तो महावीर ने भी बोला कोई भी फ्लोर देगा. तो हमने बोला आइडेंटिफाइड है कि नॉट आइडेंटिफाइड बोला? हाँ, नॉट आइडेंटिफाइड. मालूम पड़ा आप वो सॉफ्टी का ऑर्डर देके गया, मोनू आया, बहुत तारीफ किया, सॉफ्टी का मशीन का ऑर्डर दिया और बहुत इंप्रेस हो गया किर्लोस्कर साहब, और बोला चलो मोनू को तो मैं जल्दी बना के देगा. मेरा बहुत तारीफ किया मोनू ने. हाँ, अनिकेत भड़क गया, मोनू को क्यों तारीफ किया. हाँ, तो अभी क्या हुआ मालूम पड़ा, किर्लोस्कर साहब ने बोला 1 महीना, 15 दिन में मशीन रेडी कर दिया. अब 15 दिन में मशीन रेडी कर दिया. अभी वहां से द चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया. चीफ मिनिस्टर ऑफिस है ना, फोन आया, देखो मेरा भांजा आएगा, उसको सॉफ्टी मशीन दे देना, अर्जेंट है. सुन रहे क्या? अभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आ गया, बोलते मेरा भांजा है, उसको सॉफ्टी मशीन दे देना. तो किल्लोस्कर बोलता अरे कधी पण या ना, का तुमचाच ऑफिस आहे, तुम्हाला कशा ना बोलू शकतो मी, ऐसा बुला लिया. आ गया उधर, तब उधर बुला लिया उसको और बोला भाई लेके जाओ. वो बोलता पैसा लाओ. अरे काय का पैसा, तुम्हारा ही है सब कुछ. तो उसको पैसा भी नहीं ले रहे. बोलता नहीं नहीं, अंकल ने बोला पैसा दे देने का. तो उसने चेक बना के दे दिया, मशीन लेके गया. किसको सोच के बनाया था? मोनू. अब मोनू का तकदीर खराब, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस से फोन आया, लेके चला गया. कहां का आइडेंटिफाइड एसेट? कब होता था आइडेंटिफाइड एसेट? अगर मालूम पड़ा उसमें मशीन का नंबर, कोडिंग, स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. जैसा आपका गाड़ी है, तो आपका गाड़ी है तो गाड़ी का चेसिस नंबर रहता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही बनता है. नंबर प्लेट नहीं, नंबर प्लेट तो गाड़ी बाहर आने के बाद बनता है. डोंट से मशीन बनने से पहले नंबर प्लेट रेडी है. नंबर प्लेट रेडी कर सकता है वैसे तो, बट फिर भी सो नंबर प्लेट रेडी है, बट नंबर प्लेट से मैन्युफैक्चरर का कोई लेना देना नहीं है. अदरवाइज पीपल कीप नंबर प्लेट्स रेडी. They purchase unique number plates and keep it ready, and it has to be used within maybe, I don't know exact, but maybe a 1 month's time. अब नंबर प्लेट पैसा दे के लेके आ जाओ और 1 महीने में वो नंबर वापरने का रहता है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. बट उसका मैन्युफैक्चरर के साथ कोई लेना देना नहीं है. हाँ, बट चेसिस नंबर दे दिया, देन भले सीएम ऑफिस से फोन आएगा, बोले सर नहीं है, किसी और का है, वो चेसिस नंबर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना पड़ेगा अगर करना है तो. सुन रहे हैं आप? दैट इज द मीनिंग. आई होप यू हैव सम आइडिया. हेलो, हाँ, तो रीड कर लेते हैं, इसमें काफी कुछ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. हम रीड कर लेते हैं. आइडेंटिफाइड एसेट क्या लिखा है? विल रीड. एन अरेंजमेंट कैन कंटेन अ लीज. क्या लिखा है? ओनली इफ देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट. तो लीज कब होगा? उसमें आइडेंटिफाइड एसेट होगा तो ही. नीचे क्या लिखा है? एन आइडेंटिफाइड एसेट कैन बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और कैन बी इम्प्लिसिट, ब्रैकेट नहीं है, or can be implicit based on the terms of the contract. What is the meaning? Implicit का एग्जाम्पल दो. एक्सप्लिसिट तो मैंने बोला चेसिस नंबर लिखा है, सेकेंड फ्लोर बोला है. What is the meaning of implicit?
लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रैवल एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि ये जो मेरा एम्प्लॉई है उसको मर्सिडीज देना, और मालूम पड़ा उसके पास एक ही मर्सिडीज है, उसके पास दूसरा मर्सिडीज है ही नहीं। वर्ड समझ लेना केयरफुली। मैं बोल रहा हूं, उसको बोल रहा हूं एकदम टॉप एंड लग्जरी कार में कौन सा है, तो साहब एक ही है मेरे पास मर्सिडीज। बोला वो एम्प्लॉय को दे देना भाई, जब भी फोन करेगा लेके जाने का। बोला हाँ सर। दैट इज एक्सक्लूसिव, दैट इज इम्प्लिसिट। व्हाई इम्प्लिसिट? उसके बाद दूसरा चॉइस ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बोले मेरा एम्प्लॉय कभी भी फोन करेगा, दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, मेरा एम्प्लॉय कभी भी फोन करेगा, वो एकदम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो। तो 7 बजे फोन करेगा तो भी आपको गाड़ी लेके जाना है, रात को 12 बजे करेगा तो भी आपको गाड़ी लेके जाना है, और उसके बाद एक ही मर्सिडीज है। देन ऑल्सो इट बिकम्स अ आइडेंटिफाइड एसेट बिकॉज इट्स इंप्लाइड। कॉन्सेप्ट समझा आपको? नेक्स्ट और क्या बोला है? एन एसेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिफाइड even if it is not yet manufactured. That the example I gave. The identified asset should be such that the supplier does not have a substantive right to substitute the asset throughout this period of use. What is the meaning of substantive substitution right? Substantive मतलब substantial. Substantive word is substantial. Substitution मतलब replace. Substantial right to replace. Why they are using the word substantial right to replace and not just substitution? The word substantive and not just substitution right. Because मालूम पड़ा ये जो मर्सिडीज दिया आपको वो खराब हो गया, मर्सिडीज खराब हो गया। तो मर्सिडीज खराब हो गया तो ट्रैवल एजेंट फाइट करके उसका दोस्त से दूसरा मर्सिडीज लेके आया टेम्परेरीली। नहीं समझ रहे हैं? उसको लगता है भाई इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है मेरा जिंदगी का, मेरे जिंदगी का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और मर्सिडीज तो चाहिए। तो गया, उसका दोस्त है, उसको बोलता है सर प्लीज मर्सिडीज। उसका दोस्त है मैं प्रीमियम लेगा, दोस्त है बट प्रीमियम लेगा मैं। अरे चलेगा तू ला भाई। तो अपन लेके आ गए और मर्सिडीज रेडी रखा है तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट चार्टर्ड के लिए। तो उधर आप नीचे आया, मालूम पड़ा आपका नॉर्मल मर्सिडीज इज ब्लैक कलर, वो दिन आ गया सिल्वर कलर। एंड मालूम पड़ा आप थोड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप है, आप गुस्सा कर रहे कहा है कार्टून, कहा है किलो, कहा है ब्लैक कलर में। बोले सर खराब हो गया हो। बोले ठीक है बंदा नहीं, अब चला गया। तो अभी हैज ही सब्स्टिट्यूटेड? यस, बट फॉर व्हाट पर्पस? Not for economic benefit. He is not benefiting out of it. He has just done to fulfill the contract. इसलिए दो कंडीशन है, सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए और इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए। बट अगर वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज नॉट सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। आपको वर्ड समझ में आ रहा है क्या? क्यों सब्सटैंटिव वर्ड डाला है? Substantial means you have major right to substitute, but for some benefit of yours. Otherwise, nahi. Supplier has practical ability to substitute alternative asset throughout the period. Supplier would benefit economically from the exercise of its right to substitute, that there should be economic incentive for substitution. जैसे मैंने बोला चेयरमैन बदल गया तो अपना 500 जीपीएस उठा के दूसरे को दे दिया, बिकॉज हमको चेयरमैन को खुश रखना है।
हमको लग रहा है चेयरमैन के ऑफिस में गड़बड़ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा. Above evaluation should be done based on the facts at the inception of the contract. Very, very important. Inception. दो डेट आएंगे आपके लाइफ में, सुन लेना बराबर. Other is commencement. Listen carefully. दो डेट आएंगे, एक इंसेप्शन डेट बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? कमेंसमेंट डेट. व्हाट इज इंसेप्शन डेट? इंसेप्शन डेट इज अ डेट ऑफ एग्रीमेंट और प्रिंसिपली व्हेन यू हैव एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इंसेप्शन डेट इज व्हाट? डेट ऑफ एग्रीमेंट और प्रिंसिपली यू हैव एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अपन ने बात किया, बोल रहा वादा नहीं, तो पीरियड क्लियर है, एसेट क्लियर है, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है, सबको हाँ बोल के आया. Got my point? That is inception date. What is commencement date? Commencement date is a date from where you get to use the asset. जो डेट से एसेट यूसेज में आया वो commencement date है. That will be the date for depreciation. That will be the date for depreciation and finance and other things. Are we getting? यहां पर वो प्रोविजन लिखा हुआ है, वहां पर अपन टिक मार्क कर लेते हैं. इंसेप्शन डेट एंड कमेंसमेंट डेट यहां पर है, देखो पेज नंबर 757 में. वो साथ में जिगजैग होगा बिकॉज तो ही आपको कनेक्टिंग समझेगा. इंसेप्शन डेट एंड कमेंसमेंट डेट पेज 757 में. डेट, इंसेप्शन डेट, कमेंसमेंट डेट. व्हाट इज इंसेप्शन डेट? Earlier of what? Date of lease agreement and date of commitment by the parties to the principal term. This is a date when an entity assesses whether the contract contains lease or not. Inception में फैसला करना पड़ेगा भाई ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं. ये डेट का पर्पस क्या एमसीक्यू में आएगा? पर्पस ऑफ इंसेप्शन डेट to decide whether the contract contains lease or not. Commencement date is a date when the underlying assets are available for use to the lessee irrespective of when the lease payment starts. This is for accounting the assets and liabilities. Accounting for assets and liabilities will start from this date. So accounting purpose के लिए commencement date है. तो मेरे को कभी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आइडेंटिफाइड एसेट है कि नहीं ऑन द इंसेप्शन डेट. क्लियर? नेक्स्ट देखो, मियर प्रोटेक्टिव राइट्स. वर्ड देखो, प्रोटेक्टिव राइट्स. इसका क्या एग्जांपल बोला था मैंने? सॉफ्टी में ड्रग्स या रिस्की प्लेस में अपना गाड़ी लेके जाना, शिप लेके जाना. शिप को रिस्की प्लेस में लेके जाते हैं. या बहुत सारा जो गाड़ी लीज पे देते हैं उसमें वो गाड़ी में क्या रहता है मालूम है? उसका स्पीड लिमिट 80 के ऊपर जाएगा ही नहीं. गाड़ी स्पीड लॉक रहता है, वो गाड़ी में स्पीड लॉक रहता है. मतलब आप कितना भी एक्सीलरेटर दबाओ 80 के ऊपर नहीं जाएगा. लाइक मुंबई में ट्रेन्स में कोई ट्रेन्स में स्पीड लॉक रहता है where the train cannot go beyond a certain speed. तो इतना लोकल ट्रेन को कहां भगाएगा? तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहता है ना. तो मालूम पड़ा कोई शौकीन आ गया, चलो मैं ट्राई करता है, तो दे हैव सेट अ लिमिट कि भाई इसके ऊपर नहीं जाएगा. ना दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट प्रोटेक्टिव राइट. ही इज प्रोटेक्टिंग हिज एसेट. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये काम आएगा. A customer should presume that a supplier substitution right is not substantive when the customer cannot readily determine whether the supplier has substantive right or not. मतलब अगर कंफ्यूजिंग है कि मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है
कि सब्सटैंटिव राइट है कि नहीं, तो कस्टमर कैन प्रिज्यूम देयर इज नो सब्सटैंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट, दैट्स अ मीनिंग। मतलब शॉर्टकट है आपके लिए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो बोलते एज्यूम करो कि सब्सटैंटिव राइट नहीं है, मतलब वो आइडेंटिफाइड एसेट है। उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। ये वर्ड है, देखो ये अभी आगे भी बहुत सारे चैप्टर में आएंगे। व्हाट इज प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट? शॉर्टकट, शॉर्टकट टू कंक्लूड। तू कंफ्यूज्ड है, तेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि सब्सटैंटिव राइट है कि नहीं, तो बोलते एज्यूम करो भाई सब्सटैंटिव राइट नहीं है, मतलब आपके लिए लीज तैयार है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड एसेट फिजिकल, फिजिकल डिस्टिंक्शन। Identified asset or part thereof should be physically distinct, that is independent in order to be treated as identified asset. Example, first floor in a building. In certain asset where we get the right to use capacity like broadband service, there is no identified asset unless substantially all the capacity is used. Example, 90% of the total capacity. वो सिर्फ हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं है, ये सिर्फ परीक्षा के लिए, एमसीक्यू के लिए। राइट टू कंट्रोल का कंडीशन, अ कस्टमर हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज द लेसी हैज बोथ द कंडीशंस। कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1, he has a right to substantially, मतलब obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset. What is the meaning of economic benefit? नीचे दिया है, क्या दिया देखो, इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या क्या है? एसेट्स प्राइमरी आउटपुट, बाई प्रोडक्ट्स, सब्सिडीज लिंक टू यूसेज नॉट ओनरशिप, बेनिफिट फ्रॉम इनडायरेक्ट यूसेज, सबलेटिंग। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है? Condition 2, the right to direct the use of the identified asset. Right to direct the use, क्या लिखा है यहां पर? What is the meaning of right to direct the use? The lessee has the right to direct the use if substantial decision linked to how, what, where, when the asset will be used is taken by the customer, that is a lessee. In case the relevant decisions about how and what purpose the asset is used is predetermined by the contractual restriction or design of the asset, the customer is considered to have the right to control the use if the lessee has a right to operate the asset, direct others to operate the asset in a manner the customer determines throughout the period of use, or the customer has designed the asset in such a manner that it predetermines how and for what purpose the asset should be used. Then it is a case of right to control the use of the asset. मतलब कस्टमर के हाथ में होना चाहिए कि मैं कहाँ यूज करूं, कब करूं, क्या पर्पस के लिए करूं, कितना करूं, ये मेरे हाथ में होना चाहिए। आर यू क्लियर? I don't know. अच्छा, अभी आपका इलेक्ट्रिक बिल देखा आपने? There is something called as a sanction load. इलेक्ट्रिक बिल देखा? हाँ। सैंक्शन बिल लोड देखा? नहीं। फिर क्या देखा? सिर्फ रुपया, सिर्फ अपन कौन सा बिल आया, किती आलं? हाँ, 2000, चांगलं। मला म्हणा 2000 का 4000, तो घर में बोर्ड मीटिंग, बिल डबल कैसे हो गया? फिर एलिगेशन, तू लाइट चालू करके चला जाता है, तू एसी ज्यादा यूज करता है, तू बंद नहीं करता है। बोर्ड मीटिंग होता है ना, फिर डिस्कशन कि कट करो भाई खर्चा, बराबर ना? हाँ, दैट इज अ लोड विच यू आर यूजिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैंक्शन लोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्शन लोड? सैंक्शन लोड इज द लोड विच इज असाइन टू योर हाउस. मतलब एमएससीबी सेज तुम्हारा घर के लिए हमने 10 किलोवाट रखा है पर मंथ, उतना आपके लिए सैंक्शनड है. मालूम पड़ा आप रेगुलरली 15 किलोवाट यूज कर रहे हैं, देन दे विल स्टार्ट चार्जिंग पेनल्टी. आपका रेट बढ़ा देंगे,
डिपॉजिट एडिशनल मांगेंगे, बोलते आपके लिए ज्यादा फैसिलिटी देना पड़ रहा है, तो दे मॉनिटर। तो कभी भी आपका घर में डिपॉजिट बढ़ गया तो समझ जाने का कि वी आर यूजिंग more than the sanction load, and they will observe for 6 months. If it sustains, then they will increase the sanction load if you pay the additional deposit and premium they ask for. सुना आपने? Then your घर का bill will then sustain to 4,000. The next board meeting will happen when 4 becomes 6. फिर अगला board meeting होगा, बराबर ना? एंड इन दैट यू से ना, मैं बैठ के पढ़ता है ना लैपटॉप, कितना पढ़ता है मैं, जैसे ओके ठीक है तू पढ़ रहा है तो वादा नहीं। क्या सुन रहे कि नहीं? हाँ, तो कहने का मतलब है कि एमएसईबी इज गिविंग यू 10 किलोवाट ऑफ सैंक्शन लोड। इज आर ए लीज? लीज दे रहा ना 10 किलोवाट। अरे आप लोग एप्लीकेशन नहीं करते बिकॉज हम घर किससे खरीदते हैं? बिल्डर से। तो बिल्डर अप्लाई करके देता है, इसलिए अपने को कभी मालूम नहीं पड़ता कितना लोड मांगा था और कितना मिल रहा है। हमारे लिए सब कुछ अनजान बातें रहती है। हाँ बोलिए, तो इज आर लीज और नॉट अ लीज? बोलिए। There is no lease. Why no lease? Because आपका 10 किलोवाट is hardly some percentage of the whole building. एक बड़ा वायर आपके ट्रांसफॉर्मर में आता है, लाल डब्बा रहता है, मालूम है? लाल डब्बा देखा कि नहीं देखा है? हाँ, तो उसमें सबका मीटर रहता है ना, तो आप नीचे का केबल देखोगे तो बड़ा जाड़ा केबल रहता है वो। तो मालूम पड़ा आपके बिल्डिंग में 100 हाउसेज आर देयर, सो दे वुड बी ट्रांसफरिंग समथिंग लाइक 1500 kV ऑफ पावर सप्लाई। सो 1500 kV वो केबल से आ रहा है, अब उसमें से आपको 10 kV दे रहा है वो, तो हार्डली 10% है। देयर इज नो लीज। गॉट माय पॉइंट? दैट इज द मीनिंग। सो देयर इज नो लीज। जस्ट सम क्वांटिटी गिवन टू यू इज नॉट लीज। Are you getting my point? That's a meaning. Agreed? समझ में आया? वो चक्की वाला है, अरे वो जो आटा पीसता है, हाँ ना, देखा चक्की वाला, देखा है कि नहीं? मालूम पड़ा हर महीना आपका घर से 15 किलो गेहूं पीसते हैं, तो वो जो चक्की है वो आपका घर का 15 किलो आटा हर महीना पीस के देता है। तो क्या बोलना है? मशीन इज लीज। तो आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बस 15 किलो आउट ऑफ द टोटल इज हार्डली एनीथिंग। दैट्स व्हाई देयर इज नो लीज। चेक करना पड़ता है। एनीवे, आर वी क्लियर ऑन इट? तो नोट नंबर 1, merely specifying the quantity required does not give the customer the right to direct the use. मतलब then you cannot go and tell the चक्की वाला हम हर महीने में 15 किलो आटा पीसते हैं, तो मेरा पहला काम पर करने का, समझा क्या तू? नहीं, बोला सर रखो, अभी हम चावल पीस रहे, वो सब होने के बाद हम गेहूं का टर्न आएगा। क्योंकि नहीं नहीं चावल बंद करो, बोला रखना है रखो, नहीं तो लेके जाओ। So it doesn't give you the right. Supplier's protective right in isolation does not prevent the customer from having the right to direct the use that we discussed. Clear on it? चलो ब्रेक ले लो, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। नहीं तो बहुत जन को लगता है आज ब्रेक होगा कि नहीं होगा।